ओके, हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है कार्बन है 57.8%, हाइड्रोजन है हमारे पास 3%, वेपर डेंसिटी आएगा बेटा ये 83, क्योंकि उतना ही बन सकता है, 8.3 तो बनेगी नहीं, 83 है। और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले तो वो लिख लो, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन। अब आपको देखना है क्या कार्बन और हाइड्रोजन 100% बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। और हमें क्या करना होता है, हमारा किसी भी कंपाउंड को किस में से निकालते हैं, हम 100 में से निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन अगर इतना बन रहे हैं तो पक्का जो रेस्ट एलिमेंट होता है वो होता है बेटा ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, थर्ड जो एलिमेंट होता है, कभी भी बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि अगर दो की परसेंटेज दे रखी है और अगर तीसरा एलिमेंट वो मिलके 100 नहीं बना रही है तो पक्का तीसरा एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, पता है क्या होता है कि जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उनके मेजरिंग मेथड में कार्बन और हाइड्रोजन को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के डिटेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई मेथड नहीं है। इसलिए पता है लेबोरेटरी में भी हम इस तरीके से करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और जितने एलिमेंट होते हैं उनको डिटेक्ट करके और जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है जो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम 100 में से माइनस करते हैं। पॉइंट ये होता है असल में। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, 57.8 और 3 को क्या कर लेना है, पहले तो ऐड कर लेना है, यानी कि ये कितना हो गया 0.8 और ये कितना हो गया 10, यानी कि 60.8 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना बच गया, पहले तो हमने ये क्या निकाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड निकाल दिया। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 में से 60.8 को क्या करवा दो आप, माइनस करवा दो। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। जब आप इस चीज को यहां से माइनस करवाओगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 9 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, 39.2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ गई है हम इससे आगे का क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है तो आप क्या कर सकते हो, वही वाली टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल के अंदर कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना होता है जो हम पहले कर चुके हैं। उसके अंदर क्या करना है बेटा, देखो ओके, अब देखो बेटा, अब क्या है, कार्बन सबसे पहले तो यहाँ सिंबल लिख लेते हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, परसेंटेज लिखते हैं कि कितने परसेंट दे रखा है, या फिर एटॉमिक मास लिख लो, वो तो आपकी चॉइस है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो कार्बन के कितना है 57.8, हाइड्रोजन का कितना है 3%। ठीक है, परसेंट मत लगा, ऊपर लगा दिया हमने। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 39.2% हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एटॉमिक मास। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। हम क्या करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, एन निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, गिवन मास, यानी कि गिवन तो कितना है हमें 57.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, गिवन मास कितना है 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, ये गिवन कितना है 39.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप जैसे इसका 3 आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आते हैं उनको लिख लेते हो, फिर इनमें सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उससे हर एक को डिवाइड करके सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल देते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि कार्बन के आसपास आएगा आपका, क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है बेटा, ये आपको करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से बता देती हूँ करना कैसे, पहले भी हम मेथड कर चुके हैं। जो भी परसेंटेज दे रखी है वो लिख ली हमने, उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका एटॉमिक मास लिख दिया जो भी हमारे पास। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो, जो भी मास हमें दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करवा देते हैं, हम डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास से क्या करवा दिया आपने, डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी,
3 आ गया, इसी तरीके से। तो अगर वो फ्रैक्शन में वैल्यू जाती हैं, क्या आती हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू जाती हैं, और सिंपल होल नंबर, जैसे ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो है, अगर 3 के आसपास इसमें आती होंगी जो भी है, ठीक है, तो या 4 के आसपास आएंगी यहाँ पे, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करोगे 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू आती है बेटा, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये जैसे ये सबसे छोटी है, तो फ्रैक्शन में जो सबसे छोटी आएगी उससे क्या करवा देंगे, हर एक को क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, और सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो निकालोगे तो ये आएगा और 4, ये आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लोगे। सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने के बाद इसका मतलब आपको पता चल गया कि कार्बन के कितने हैं हमारे पास 4, हाइड्रोजन के कितने हमारे पास 3, और ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास 2। आप लिख दोगे इस चीज को, क्योंकि ये दिख रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इससे क्या निकल आएगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये तो क्या है हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारा आ गया। अब हम मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है। तो एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे निकालते हो, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसको 2, 3, 4 किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, वो n की वैल्यू जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाए, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा एम्पेरिकल मोलिकुलर मास होता है उसको हम एम्पेरिकल मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारे पास मोलिकुलर मास कैसे पता चलेगा हमें। मोलिकुलर मास कैसे होता है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वेपर डेंसिटी को, जो वेपर डेंसिटी होती है ना, उसको अगर वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोलिकुलर मास होता है। वो क्या होता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। हर और कोई क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा हो सकता है कल वाले एग्जाम में ही हो ऐसा, है ना। तो मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस डिजिट को, यानी कि इसका मतलब आपको मोलिकुलर मास तो पता है ना, वेपर डेंसिटी दे रखी है तो मोलिकुलर मास अपने आप से पता है, यानी कि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोलिकुलर मास कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। तो 83 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, 166, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब भी जो भी आपकी मोलिकुलर मास आएगा, उस मोलिकुलर मास से आप क्या करवा दो, जो भी यहाँ पे एम्पेरिकल इसका निकालोगे, एम्पेरिकल मास को जब आप कैलकुलेट करोगे, जो भी यहाँ पे आएगा उससे क्या करवा दो, आप डिवाइड करवा दो। उसको डिवाइड करवा के जो भी n की वैल्यू आती है उससे इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को क्या करवा देते हो, आप मल्टीप्लाई करवा देते हो। सिंपल इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मान लो ये 2 आ गया या 3 आ गया, जो भी आपका आंसर आएगा उसे क्या करवा देते हो, आप मल्टीप्लाई करवा देते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है, सिंपल वही है, थोड़ा सा डेविएशन कर दिया इन्होंने वेपर डेंसिटी और वगैरह देके। जस्ट ए सेकंड, 1 सेकंड देना बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना बेटा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 49% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.10 ग्राम पर ml। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, और इन दोनों इंफॉर्मेशन से आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी सारी चीजें निकालनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब हमें 49% का मतलब क्या है, 49 ग्राम H2SO4 डिजोल है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं 51 ग्राम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले आओ, डेंसिटी को नीचे ले आओ, वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम भी हमने फाइंड आउट कर दिया सॉल्यूशन का। अब हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास कितना आ गया वॉल्यूम, 90.91, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है हमें, ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों से आगे की चीज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, मोलैरिटी,
किसकी बात करती हूँ? मोलैरिटी। अब पहले कंसेप्ट पे आते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में लिखते हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ml को डिवाइड करवाना पड़ेगा 1000 से ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में लिखोगे तो 1000 से, ठीक है। तो आप मोलैरिटी पता कर सकते हो। अब वॉल्यूम तो पता है मुझे कितना है, 90.91 सॉरी 90.91 ml, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पता। अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पता हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा। हमें पता है सॉल्यूट क्या है, H2SO4, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? सॉल्यूट के। तो लिख दो बेटा, लिखना क्या है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, देखो फर्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन करवाती हूँ। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? 49 ग्राम। तो देखो मोल कंसेप्ट से आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और गिवन मास कितना है हमें दे रखा है 49 ग्राम, है ना गिवन मास। और मोलर मास निकाल देते हैं हम। H2SO4 की तो बात कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए तो 2 ग्राम, ठीक है। 2 × 1 कर दो, वही वाली बात है, ठीक है। सल्फर के लिए कितना हो जाएगा? 32। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, क्योंकि 4 के लिए हम बात करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा? 64, ठीक है। सॉरी कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा? 34, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास? 98, ठीक है भाई। हमें मोलर मास भी पता चल गया। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ रहा है? 98, ठीक है। हम इसको क्या करवा देंगे? ये हमारे पास क्या आ गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं हमारे पास, तो हम मोलैरिटी फटाक से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट में क्या था? मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। ये मोलैरिटी था। तो रख दो भाई, नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखोगे? 49 बाय कितने आए थे हमारे पास? 98। ये तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे। इसको डिवाइड करवा दो, कितने ml है? 90.91 इंटू मल्टीप्लाई करवा दो, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 1000 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। सिंपल। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बेटा मैथमेटिकली, ये आएगा 5.49 मोलर। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ये बात आपको पता चलेगी कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिखते हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस तरीके से मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो। तो हमने इतना काम कर लिया, मोलैरिटी निकाल ली। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम नॉर्मेलिटी। तो सोचो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नॉर्मेलिटी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे कि मोलैरिटी और एक था नॉर्मेलिटी, तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखते हो? वॉल्यूम ml में इंटू 1000। ये होता है फॉर्मूला। देखो वहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो दोबारा से करवा देते हैं हम कि कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको क्या होता है? आपका जो मोलर मास होता है, ठीक है, यानी कि गिवन मास। देखो जैसे मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जैसे अभी कर रखा है वैसे लिखा है ना। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम नंबर ऑफ ये था नंबर ऑफ मोल्स, ये था मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो आप? गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखते हो आप? इक्विवेलेंट मास। क्या लिखते हो बेटा? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है हमारे को?
हमें पता है ना गिवन मास कितना है हमारे पास 49 ग्राम। मास सोल्यूट का गिवन मास कितना है 49 ग्राम। अब आप सोचोगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे, ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, ठीक है, और वीडियोज भी अपलोड कर रखी हैं। सबसे बड़ी बात तो ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो, जो भी इक्विवेलेंट मास होता है बेटा वो कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या करते हैं हम, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना था, मोलर मास था हमारे पास 98 और एन फैक्टर कैसे निकालते हो, H2SO4 के लिए एन फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 हाइड्रोजन्स को लूज कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन्स को लूज कर सकता है तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करवा दो तो ये क्या हो गया 46। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया आपका, देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मोलर मास, यहाँ पे लिख सकते हो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो मोलर मास कितना है 98 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया हमारा 46, ठीक है। तो पुट कर दो, आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गई। अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ गए बेटा तो आप इस वैल्यू को पुट कर दो, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 49/46 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारा ml में, देखते हैं हम, देखो पहले पेज पे आ जाते हैं। वॉल्यूम हमें पता है कितना है 90.91, यही तो है ना वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 90.91 और क्या करवा दो आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल, यही वाली बात तो हमें करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से फाइंड आउट करवा सकते हो इस चीज को। तो आपका जब जब इस चीज को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपकी वैल्यू आएगी 10.99, ठीक है, नॉर्मल। और इसका एक शॉर्टकट भी है ना। शॉर्टकट कैसे बता सकती हूँ मैं, शॉर्टकट जैसे देखो मैंने अभी ये वाला बताया, मैंने आपको बताया था अगर आपको मोलैरिटी पता हो ना उससे डायरेक्ट नॉर्मेलिटी भी निकल सकते हैं। देखो इतना तो मैंने आपको डेराइव करके दिखाया पूरा कि कैसे करना है, ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीके से बताती हूँ, जैसे देखो पहले पेज पे देखो मोलैरिटी कितनी आ रखी है 5.49 आ रखी है ना, आपको पता है ना H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है 5.49 आ रखी है। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, और नॉर्मेलिटी इतनी निकाल ली है, इसको नॉर्मल देखो मोलैरिटी से डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी ये फॉर्मूला मैं करवा चुकी हूँ बेटा, जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उन बच्चों को बता दी है। नॉर्मेलिटी कैसे होता है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। और एन फैक्टर H2SO4 का पता है आपको क्या है, कितना होता है, मैंने सिखाया 2 हाइड्रोजन्स को लूज कर सकता है तो 2, एन फैक्टर कितना है 2। और मोलैरिटी कितनी थी, फिर से दिखा देते हैं 5.49, कितनी थी 5.49। तो कैलकुलेट करो 18 और क्या हो जाएगा 9 और 10। देखो ये शॉर्टकट तरीके, ये जस्ट 1 सेकंड में करने के लिए, देखो मोलैरिटी निकाल दी थी ना हमने फर्स्ट पेज पे मोलैरिटी, और सेकंड पेज पे मैंने लंबे वाले मेथड से करके दिखाया आपको, है ना। और अब जो मैंने करके दिखाया वो शॉर्टकट तरीके से भी सिखा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर मोलैरिटी पता है किसी सॉल्यूशन की तो नॉर्मेलिटी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजों का आइडिया हो, इसलिए ये सारा चीज करवाई गई आपको, है ना। अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेके चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्या निकालना है, तो नेक्स्ट निकालना बेटा आपको, अब आपको नॉर्मेलिटी भी पता चल गई है, ये दोनों फैक्टर्स पता चल गए हैं। अब मोलैलिटी पे आ जाते हैं, है ना। मोलैलिटी, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी मोलैलिटी के लिए क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, क्या लिखते हो बेटा आप, सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम में लिखते हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे ग्राम वाली वैल्यू लिखते हो तो यहाँ पे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना। हम मोलैलिटी पे ले आओ, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 49/98, ठीक है, वही लिख देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो हम लिख देते हैं 49/98, ठीक
ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट भी हमें पता है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे निकाला तो था हमने। मास ऑफ सोलवेंट कितना आया था, 51 ग्राम। तो ठीक है भाई, 51 ग्राम इनटू 1000, सिंपल बेटा। और आप क्या करवा दो, इस चीज को सोल्व करवा दो। जब आप इस चीज को सोल्व करवाते हो तो आपका आंसर आएगा 9.8, 9.8। और हम मोलैरिटी के लिए स्मॉलर एम लिखते हैं। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी सारी चीजें क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको, जो आपको क्वेश्चन दिया था वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है कि कैसे करते हैं। हाँ जी,